हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन कर रहे हैं और जनरल स्टडीज में इस समय हम लोग स्पेशल प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। अपना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है जीएस का, तो इस समय आपके एग्जाम तक एक प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला चले, जिसकी आज ये जो है 15वीं प्रैक्टिस सेट है। 14 ऑलरेडी हो चुका है, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ये वीडियो नियमित तौर पर हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर शाम को 7 बजे आपको प्राप्त होती है। इस प्रैक्टिस सेट में हमने उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चूज किया है जो आपके रिसेंट के एग्जाम जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के हुए हैं, जिन टॉपिक संबंधित आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं, उनको शामिल करते हुए इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया। अगर आप चाहते हैं जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ, बोलता हूँ, सब कुछ पीडीएफ के रूप में मिल जाए, तो आप हमारे इस नंबर 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारा एप्लीकेशन है, आप उसको डाउनलोड कर लें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आप प्ले स्टोर से प्रमोद पाल जीआईसी टीचर करके सर्च कर सकते हैं। आइए भैया शुरू करते हैं आज के यहाँ पर प्रैक्टिस सेट की जर्नी को। पहला क्वेश्चन है, नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में प्रवाहित नहीं होती? ठीक है, क्या पूछ रहा है? देखो, नाइल रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू द विच ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज। देखिए यहाँ पर चाड, मिस्र, युगांडा और सूडान। उससे पहले यहाँ देखो भैया, ये आपके जीआईसी एलटी ग्रेड 2025 के एग्जाम का क्वेश्चन है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है उसको आप आंसर फटाक से करते रहिए। देखिए सही विकल्प है चाड। जी हाँ, चाड। ठीक है, अगर हम बात करें, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जो मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी और उत्तरी भाग में बहती है। ठीक है, यह ऐतिहासिक नदी मुख्य रूप से 11 देशों के बेसिन से होकर गुजरती है, जिसमें तंजानिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, इथोपिया और इरिट्रिया, दक्षिण सूडान, सूडान और मिस्र शामिल हैं। लेकिन ये चाड भैया नहीं शामिल है। ठीक है, तो ये जो है ये जो नदी है, ये यहाँ से चाड से नहीं होकर बहती है। ठीक है, चाड एक मध्य अफ्रीकी देश है जो नील नदी के प्रवाहित क्षेत्र या बेसिन में स्थित नहीं है। ठीक है, इसका जो मुख्य क्षेत्र है वो भैया क्या है? चाड झील है। चलो भैया आगे देखो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये देखो, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा निर्यात प्रसंस्करण जो है प्रोसेसिंग क्षेत्र है? ठीक है, कौन सा निर्यात प्रसंस्करण प्रोसेसिंग क्षेत्र है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन जो है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन? दिल्ली और फाल्टा सेज, कानपुर, बेंगलुरु। आंसर करो भाई। देखिए यहाँ पर ये आपके आरओ के एग्जाम में पूछा गया, जो आपके अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ है मेरे भाई। ये जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं बहुत सोच विचार करके, बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत चुनिंदा क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये आपके एग्जाम आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कराया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनको शामिल करता है। ठीक है, अभी आपके जीआईसी एलटी ग्रेड के पेपर में आपने खूब अच्छे से देखा है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आप करते जाइए, बहुत आपके लिए सहज होने वाला। अब देखो भैया, ये है फाल्टा सेज। ठीक है, यहाँ पर सही विकल्प क्या है? फाल्टा सेज। अगर हम बात करें निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, ईपीजेड। ठीक है, क्या है? ईपीजेड, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन या विशेष आर्थिक जोन। ठीक है, या स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सरकार द्वारा स्थापित ये विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र हैं जहां विदेशी निवेश को आकर्षित करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक और कर कानून देश के बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक उदार होते हैं। समझिएगा बात को। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? ये एक्सपोर्ट जो है प्रोसेसिंग जोन। ठीक है, SEZ। चलो, अगर हम बात करें, भारत सरकार ने वर्ष 1984 में, कब? 1984 में कांडला, सांता क्रूज, कोच्चि, नोएडा, चेन्नई और फाल्टा में EPZ की स्थापना की, जिन्हें बाद में SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। और इसके साथ साथ यद्यपि दिल्ली, कानपुर, बेंगलुरु भारत के प्रमुख औद्योगिक और IT हब हैं। दिल्ली, कानपुर और बेंगलुरु प्रमुख भारत के IT हब हैं, लेकिन फाल्टा को विशेष रूप से एक समर्पित निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, चलो भैया आगे देखो, ये अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकृत, हरित क्रांति का प्रारंभ। देखो ये कुछ घटनाएं हुई हैं जो इनको आपको इनके माध्यम से लगाना है। ये देखो भैया, जीआईसी एलटी ग्रेड इस टाइप का क्वेश्चन बना है। ठीक है, इसीलिए आपको ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जा रही है। और हाँ, जितने क्वेश्चन के आंसर हो कमेंट जरूर लिखते जाइए। ठीक है, कमेंट में आप आंसर बताइए, अगर आपको पता हो। ना पता हो तो मेरे बताने के बाद करिए, लेकिन कमेंट जरूर करिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है मित्र, वो है आपका बी आंसर। क्या है?
बी आंसर, यहाँ पर ये वाला आंसर आपका सही है। इसमें अगर आप हरित क्रांति की बात करते हैं तो आप जानते हैं 1966-67 के दौरान मानी जाती है। ठीक है, भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति की आधिकारिक जो शुरुआत होती है 1966 से 67 के आसपास तक। ठीक है, ये यहाँ से शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर ये हरित क्रांति हो गई। उसके बाद दूसरा नंबर आता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। आप जानते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 19 जुलाई 1969 में। ठीक है, 19 जुलाई 1969 में हुआ है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। 14 प्रमुख निजी जो वाणिज्यिक बैंकें थे उनको राष्ट्रीयकृत। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए एक एक चीज़ को आप ध्यान रखना। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब बात आती है गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ नारा दिया गया था किसके द्वारा? जो है इंदिरा गांधी जी के द्वारा, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी। कब? 1971 में उनके द्वारा ये दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये कुल मिलाकर के ये सारी घटनाएं थी। ठीक है, जिनसे आप इनको समझना चाहिए। आगे देखो भैया अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? डॉल्फिन और व्हेल ब्लो होल्स के माध्यम से सांस लेते हैं। ठीक है, केचुआ अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं। अब देखो यहाँ पर डॉल्फिन एंड व्हेल्स ब्रीथ थ्रू जो है क्या है? ब्लो होल्स। ठीक है, अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। आप देखो यहाँ पर केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना ही दो और केवल एक। तो आंसर करना है इसके हिसाब से क्या सही विकल्प होगा। तो सही विकल्प में एक और दो दोनों। ठीक है, ये आपका दोनों विकल्प सही है। डॉल्फिन और व्हेल मछलियां नहीं है, बल्कि क्या है? ये समुद्री स्तनधारी जीव हैं। मछलियों की तरह इनके पानी के भीतर सांस लेने के लिए गिल यानी गलफड़े नहीं होते। सांस लेने के लिए इन्हें पानी की सतह पर आना पड़ता, जहां वे अपने सिर के ऊपरी हिस्से पर जो है क्या करते हैं? स्थित ब्लो होल्स नामक विशेष छिद्रों के माध्यम से हवा अंदर खींचते हैं। या इसलिए ये आप इसको समझ लीजिए, सही हो गया। अब बात करते हैं केचुआ का। केचुआ भैया मिट्टी में रहता है। ठीक है, उससे श्वसन के लिए फेफड़े या किसी अन्य विशेष अंग की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलो ये देखो भाई, आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, ये देखो किसके कारण नीला दिखाई देता है, आप आंसर कर देतिएगा। ठीक है भैया, देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है, व्हाई डज द स्काई अपीयर ब्लू? किसकी वजह से? प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आप लाइट पड़ रही और ये लाइट फैल जा रही, इसकी वजह से क्या हो रहा है? प्रकाश जो है नीला दिखाई देता है। दिन के समय साफ आकाश का नीला दिखाई देना मुख्य रूप से भौतिक विज्ञान के प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की घटना के कारण होता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में रेले प्रकीर्णन कहा जाता है। ठीक है, सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। यह जो है प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में मौजूद गैसें के अणुओं और धूल के सूक्ष्म कणों से टकराकर विभिन्न दिशाओं में बिखर जाता है। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जीरो पॉवर्टी अभियान कब प्रारंभ हुआ? व्हेन वाज द जीरो पॉवर्टी कैंपेन लॉन्च बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट? देखो 2 अक्टूबर 2024, 15 अगस्त 2024। उससे पहले यहाँ देखो भैया RO 2025। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 जनवरी 2024 और 26 जनवरी 2025। आंसर करें मेरे भाई, सही विकल्प। देखें यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका ये वाला 2 अक्टूबर 2024। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य से चरम और बहुआयामी गरीबी को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना जीरो पॉवर्टी अभियान की शुरुआत की। इस विशेष अभियान का आधिकारिक शुभारंभ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के पावन अवसर पर 2 अक्टूबर 2024 को किया गया। ठीक है, चलो आगे देखो भैया अगला क्वेश्चन। पहला कृषि विज्ञान केंद्र KVK कहाँ स्वीकृत किया गया? वेयर वाज द फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र सैंक्शन? देखो यहाँ पर पंतनगर पुडुचेरी, देखो LT ग्रेड 2025, हैदराबाद, लुधियाना। ठीक है, आंसर करना मेरे भाई। तो आप इन टाइप के जो क्वेश्चन मिले हैं आपको तो ये अंदाजा लगना चाहिए कि हाँ ऐसे ही क्वेश्चन हमको मिलने वाले हैं। आप देखो ये जो सही विकल्प है वो है कृषि विज्ञान केंद्र। कहाँ पर है? पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी। अगर हम बात करें कृषि विज्ञान केंद्र भारत में जिला स्तर के कृषि विस्तार और अनुसंधान केंद्र हैं, जिन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR द्वारा वित्त पोषित और स्थापित किया गया। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य प्रयोगशालाओं में किए गए कृषि अनुसंधान और नवीनतम तकनीकों को सीधे किसानों के खेतों तक पहुंचाना और उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देना यानी लैब टू लैंड करना है। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत का सबसे पहला कृषि विज्ञान केंद्र यानी KVK वर्ष 1974 में कब? 1974 में स्थापित तथा स्वीकृत किया गया। चलो भैया आगे देखो, ये है आपका UPPCS 2025 का क्वेश्चन। यहाँ पर देखें
मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर एंड द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। ठीक है, ये देखो ये राज्य है, ये आपका सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी, और ये देखो राजस्थान की डोडा बेटा, ये नागालैंड से गुरु शिखर। तो आप देखो कूट दिया हुआ है मेरे भाई, आपको कूट के माध्यम से मिलाना है। ठीक है, यहाँ पर जब कूट से आप मिलान करेंगे तो जो कूट है आपका वो सही विकल्प है ये वाला। ठीक है, ये वाला पहला अगर आप इसमें देखें तो तमिलनाडु में कौन सा है, डोडा बेटा। अभी तमिलनाडु बहुत चर्चाओं में भाई, मुख्यमंत्री नए नए विजय साहब जो है शपथ ग्रहण लिए हैं और अच्छे से धमाल मचा रहे हैं। ठीक है, तमिलनाडु दक्षिण भारत के मतलब दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी क्या है, डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2637 मीटर है। ठीक है, 2637 मीटर ये है आपका। अब उसके बाद अगर देखिए तो अगला नंबर आता है बी का 3, यानी राजस्थान में गुरु शिखर है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी में माउंट आबू के पास में स्थित गुरु शिखर है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें अगला नंबर आता है नागालैंड। नागालैंड का सारामती है। ठीक है, नागालैंड का सारामती पीक जो है भारत म्यांमार स्थित सीमा पर स्थित जो है नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी 3826 मीटर की है। ठीक है, ये प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। अब बचता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक ही मात्र चोटी मतलब ये बची हुई चोटी धूपगढ़ है। ठीक है, तो धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची है, ये पंचमढ़ी हिल स्टेशन के पास स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देख लीजिए। अब आगे देखो भैया, ये देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र यानी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल जो है इकोसिस्टम। मछली का तालाब, झील, वन, घास का मैदान। देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसलिए आप स्वयं से अपना दिमाग लगाइए कि आर्टिफिशियल जो है कौन सा पारिस्थितिक तंत्र है जिसको मानव निर्मित बताया गया है। तो यहाँ पर कौन है, मछली का तालाब। ठीक है, झील तो भाई मानव निर्मित नहीं है। ठीक है, ये अपने आप निर्मित है। वन भी मानव निर्मित नहीं है। घास का मैदान ये भी मानव निर्मित नहीं है। लेकिन ये मछली का तालाब जो है मानव निर्मित किया जाता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये सुंदर सुंदर मछलियाँ, लाल पीली हरी नीली। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर इतना आपको समझना है। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन, अगला है आपका RORO 2025 का क्वेश्चन। ये देखो, अब इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड से आपको सही उत्तर देना है। ठीक है, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। देखो यहाँ पर लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 चूज करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ये कोड दिए गए हैं। ठीक है, आरक्षित जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम ये राज्य है। ठीक है, मानस मेघालय, सिमलीपाल केरल, अगस्तमलई उड़ीसा, नोकरेक और असम। मेरे भाई देखो, आप जब इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं तो आपको अभ्यस्त हो जाते हैं उस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एग्जाम तक आपको 40 प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम आपको बिल्कुल अभ्यस्त कर देंगे। ठीक है, एकदम बहुत अच्छा पेपर होगा आपका, घबराइए नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है आपका ये वाला। ठीक है, ये वाला आपका सही विकल्प है। ये आपका देखो, आप कूट के माध्यम से यहाँ पर अगर हम मिलान करें तो पहले का क्या हो जाएगा भैया, चौथा असम में, यानी मानस कहाँ है, असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान और जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य में हिमालय के तलहटी में स्थित है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और जंगली भैंसों तथा बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिमलीपाल का। सिमलीपाल भैया उड़ीसा में है। ठीक है, ये सिमलीपाल जो है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व पूर्वी भारतीय राज्य उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित एक विशाल हाथी और बाघ आरक्षित क्षेत्र है। अब बात करें अगस्तामलई। अगस्तामलई भैया ये आपका है सीकटू, ये है आपका केरल में। मलाई वलई आ जाए तो भैया समझ लेना। ठीक है, ये केरल में इसी तरीके से बोला जाता है। यह जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र पश्चिमी घाट के दक्षिण छोर पर स्थित, जिसका बड़ा हिस्सा केरल और तमिलनाडु राज्यों की सीमाओं के अंतर्गत स्थित है। तो हालांकि यहाँ तमिलनाडु है ही नहीं, केरल है। ठीक है, अब आ जाएगा नोकरेल। ये कहाँ है, बचा है मेघालय, तो सिर्फ मेघालय में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर नोकरेक नेशनल पार्क अगर और बायोस्फीयर रिजर्व पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के गारो हिल्स में स्थित है, जो रेड पांडा और उलांग गिब्सन का घर है। चलो भैया आगे बढ़ो। ये देखो गांधी सागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ। ऑन व्हिच रिवर द गांधी सागर डैम बिल्ड। चंबल नदी, माही नदी, बेतवा नदी, हिंडन नदी। ठीक है, आप देखो इसको आपको बताना है आंसर। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है मित्र वो है चंबल नदी। ठीक है, कहाँ पर, चंबल नदी में। बहुत 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 बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगर हम बात करें ऐतिहासिक जो है ऑन व्हिच रिवर इज द गांधी सागर डैम बिल्ड, तो ये है क्या, ऐतिहासिक गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर और नीमच जिलों में स्थित एक अत्यंत बहुउद्देशीय महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना है। इस विशाल बांध का निर्माण, इस पर क्या है, विशाल बांध का निर्माण जो चंबल नदी पर किया गया, जो मध्य भारत का एक प्रमुख नदी और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है,
चलो भैया ये देखो अगला क्वेश्चन, ये है आपका यूपीपीएससी 2025 का। गिवन द ब्लू आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल एज असर्शन एंड अदर इज द रीजन। ठीक है, देखो यहाँ पर नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया। अब इसमें देखें, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इल रिटर्न इन द फ्यूचर, मैंने मानव पूंजी में निवेश से भविष्य में लाभ मिलता है। ठीक है, शिक्षा और शास्त्र दोनों को अधिक उत्पादन बनाते हैं। अब देखो इनके कूट के माध्यम से आपको यहाँ पर जो दिया गया है ए दोनों मतलब ए और आर दोनों सही है। ठीक है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये सही है किंतु आर गलत है, ई गलत है, आर सही है, आर सही है, ये गलत है, ये सही व्याख्या करता है। इस तरीके से आपको इसको समझना है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका डी आंसर। ठीक है, डी आंसर आपका सही विकल्प होगा ये वाला। अगर हम देखें यहाँ पर तो बोथ ए और आर ट्रू, मतलब ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आप जानते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादातर 95% इसी टाइप का आंसर सही होता है। अब हालांकि इसको आंसर को पहले सबसे ऊपर रखा जाता था विकल्प को, लेकिन अब नीचे बीच में घुसेड़ दिया जाता है। तो अर्थशास्त्र में मानव पूंजी का तात्पर्य किसी देश की जनसंख्या के कौशल, ज्ञान, अनुभव, शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर से होता है जो आर्थिक मूल्य उत्पन्न करते हैं। ठीक है, पूरी तरह से सत्य है पहला कथन। और जब कोई देश परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल मानव से जो है मानव पूंजी में निवेश करता है तो भविष्य में उच्च आय और सतत आर्थिक विकास के रूप में रिटर्न मिलता है। और उसके बाद इसी तरीके से आपका आर कारण आर भी सत्य है। चलो भाई आगे देखो, यहाँ पर है दुग्ध उत्पादन में विश्व भारत का कौन सा स्थान है। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इन मिल्क प्रोडक्शन, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। आंसर करना है कि भारत का स्थान कौन सा है दुग्ध उत्पादन में। ठीक है, अभी अगर आप देखें तो जो सही विकल्प है वो है आपका पहला स्थान। जी हाँ, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO किसके द्वारा, FAO के द्वारा और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB किसके द्वारा, NDDB। ठीक है, के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत निर्विवाद रूप से पहले नंबर पर आ गया है। ठीक है, भारत पिछले कई दशकों से दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना हुआ था। इसका वैश्विक दुग्ध उत्पादन में योगदान लगभग 24 से 25%। ठीक है, 24 से 25% तक ये भारत का जो है ये मतलब रोल है। ठीक है, पूरे दुनिया के दूध उत्पादन में भारत की इस असाधारण सफलता का मुख्य आधार 1970 में, कब 1970 में जो है क्या हुआ था, डॉक्टर वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में हुआ ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, या श्वेत क्रांति जिसे बोलते हैं, उसका मुख्य रोल रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें भारत में डेयरी क्षेत्र की विशेषता, यहाँ का सहकारी मंडल है जैसे अमूल, जिसमें लाखों छोटे और सीमांत किसानों की भागीदारी होती है जो न केवल दूध उत्पादन बल्कि ग्रामीण आजीविका का सबसे बड़ा स्रोत है। चलो ये देखो भैया, विथ रेफरेंस टू द थियरी ऑफ एक्स ला, ये देखो क्या है, एक्स ला चैपल 1748 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, अब इसमें एक्स ला चैपल 1748 की संधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, मद्रास राज्यों को वापस कर दिया गया। ठीक है, यूपीपीएससी 2025। ठीक है, यहाँ पर देखें, अब इसमें आपको बताना है नीचे दिए गए कोड से, ओनली टू 1 एंड 2 दोनों, नाइदर 1 नार 2, ओनली 1। आंसर करो भाई फटाक से। देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका बी आंसर, ये है बोथ 1 एंड 2, 1 और 2 दोनों। ठीक है, एक्स ला चैपल की ऐतिहासिक शांति संधि पर वर्ष 1748 कब, 1748 में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें मुख्य रूप से यूरोप में चल रहे 8 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार की युद्ध को समाप्त कर दिया गया, वार ऑफ द ऑस्ट्रियन सक्सेशन। ठीक है, को समाप्त कर दिया गया। यूरोप में ब्रिटिश और फ्रांसीसी ताकतों के बीच युद्ध की समाप्ति का सीधा प्रभाव भारत पर पड़ा और इसी संधि के फलस्वरूप भारत में इन दोनों कंपनियों के बीच चल रहा प्रथम कर्नाटक युद्ध क्या होता है, समाप्त हो जाता है। और इसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में देखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव क्लास के माध्यम से। अब आगे देखो, किसी भी विशिष्ट विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है, हु डिसाइड वेदर अ स्पेसिफिक बिल इज अ मनी बिल। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री मतलब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा और वित्त मंत्री। यहाँ पर देखिए भैया जो सही विकल्प है वो है लोकसभा अध्यक्ष। जी हाँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110, कौन से अनुच्छेद 110 के अंतर्गत जो है धन विधेयक की जो है परिभाषा को स्पष्ट रूप से बताया गया है। यह धन विधेयक वह विधेयक होता है जिसके
जो है जिसके स्वरूप मतलब विशेष रूप से कर लगाने, हटाने, सरकार द्वारा धन उधार लेने की प्रक्रिया या संचित निधि से धन निकालने जैसे वित्तीय प्रावधान शामिल होते हैं। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 110(3) के अंतर्गत यदि संसद में यह विवाद या प्रश्न उठता है कि कोई प्रस्तुत किया गया विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इस पर अंतिम निर्णय लेने का संवैधानिक एकाधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। लोकसभा अध्यक्ष यह पूर्ण मतलब निर्णय पूर्णतः अंतिम होता है और इसे संसद के किसी भी सदन या राष्ट्रपति या किसी देश के अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, यही तो पावर है लोकसभा अध्यक्ष की। ठीक है। मई 2025 में माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला क्या नाम था? What is the name of the India's first visually impaired woman to conquer Mount Everest in May 25? रजनी कुमार, नेहा राठौर, सोनाली ठाकुर, ओनचिन अंगमो। आंसर करना है सही विकल्प मेरे भाई। यहाँ पर छोजिन अंगमो है, छोजिन अंगमो। ठीक है, छोजिन अंगमो नाम है। लद्दाख की रहने वाली छोजिन अंगमो ने पर्वतारोहण के इतिहास में अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए असाधारण और प्रेरणादायक उपलब्धि हासिल किया। ठीक है। दृष्टिबाधित महिला है, लेकिन बताओ वहाँ पर ये इच्छा शक्ति का गेम है मेरे भाई। इसीलिए आपको कहता हूँ आप अपने अंदर विश्वास रखिए, आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। मेहनत करना आपका काम है, आप मेहनत करते रहिए। अगर हम बात करें मई 2025 में अपने कठिन अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद वे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का पर तिरंगा लहराने वाले भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला बन गई। चलो भैया आगे देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंक का जो है मतलब अंत का उल्लेख है? बहुत बार डिस्कस किया हम लोगों ने। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? देखो आप रिसेंट देख रहे हैं फ्रिक्वेंटली कैसे ही कुछ जो चुनिंदा जो अनुच्छेद है उनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैं इसीलिए आप लोगों को कहता हूँ मेरे भाई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पोर्शन मैंने दिया है उसको पढ़ डालो। यहाँ पर अनुच्छेद 17 है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, हम सब जानते हैं और बहुत बार हम लोगों ने देखा। भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समता के अधिकार में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधान है, जिसमें अनुच्छेद 17 स्पष्ट और कठोर रूप से भारत में अस्पृश्यता के अंत की घोषणा करता है, इसके किसी भी रूप में आचरण को निषिद्ध करता है। ठीक है। चलो भाई, जैन कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? देखो यहाँ पर फिर आ गया आपका, ये देखो हु कंपोज द जैन कल्पसूत्र? कात्यायन, बुद्धघोष, नागसेन और भद्रबाहु। आप देख रहे हैं वही क्वेश्चन ऐसे ही घुमा घुमा करके अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए तैयार रहिए, बहुत दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। सही विकल्प है भैया भद्रबाहु। ठीक है, यहाँ पर जो सही विकल्प है भद्रबाहु। कल्पसूत्र जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय का एक अत्यंत पवित्र, प्राचीन और महत्वपूर्ण आगम ग्रंथ है माना जाता है। इस प्रसिद्ध जो है धार्मिक ग्रंथ की रचना आचार्य जो है भद्रबाहु द्वारा की गई थी। भद्रबाहु मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन एवं आध्यात्मिक गुरु थे, जो बाद में श्रवण बेलगोला चले गए। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, कल्पसूत्र मुख्य रूप से संस्कृत और प्राकृत भाषा में रचित है। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, किस भाषा में लिखे? संस्कृत और प्राकृत भाषा में। ठीक है। अर्धमागधी। इस ग्रंथ में 24वें जो है तीर्थंकर महावीर स्वामी सहित अन्य प्रमुख जैन तीर्थंकरों जैसे भगवान पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभदेव के जीवन चरित्र एवं उनके जन्म, ज्ञान प्राप्ति, निर्वाण और जैन भिक्षुओं के लिए वर्षा ऋतु यानी चतुर्मास के आचरण नियमों का विस्तृत वर्णन मिलता है। ठीक है। ये देखो अगला क्वेश्चन, 2.5% का भिन्नात्मक रूप। देखो यहाँ पर ये आपको बताना भाई, GSC ग्रेड का आप देखिए यहाँ पर 2.5 का भिन्नात्मक रूप आपसे पूछ रहा है, तो आप सब जानते हैं, बहुत सरल है। ठीक है। ये है आपका सही बेटा 1/40। चलो तो आगे बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? ठीक है। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ बुक किताब ए नौरस? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, अली आदिल शाह, कुली जो है कुतुब शाह, अकबर द्वितीय। ठीक है। ये देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ठीक है। तो किताब ये नौरस दक्कन सल्तनत काल की एक अत्यंत प्रसिद्ध और सांस्कृतिक जो है साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काव्य रचना है, जो मुख्य रूप से दक्कनी उर्दू भाषा में लिखी गई है। इस अद्वितीय और ऐतिहासिक पुस्तक की रचना बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा किया गया 17वीं शताब्दी में। ठीक है। तो इसको आप जानते रहे मेरे भाई। देखो अगला क्वेश्चन, भारत में उड़ीसा की कालाहांडी निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है? कालाहांडी इन उड़ीसा। इंडिया इज नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फिच मिनरल्स। ठीक है।
देखिए यहाँ पर तांबा, यूरेनियम, बॉक्साइट, अभ्रक। ठीक है, आप देखो इसका आंसर मेरे भाई, यहाँ पर जो आंसर है वो है बॉक्साइट। क्या है आंसर? बॉक्साइट। ठीक है, देखो एक चीज़ मैं आपको बार बार कहता हूँ मेरे भाई कि आप क्वेश्चन के आंसर को लिखते जाइए, बार बार लिखते जाइए, चाहे आप किसी पेन पेपर को लेकर के उस पर लिखिए, लेकिन लिखिए, लिख करके चीज़ों को याद रखिए, जिससे आपको लंबे समय तक याद रहेगा, आपको आपके एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर क्या सही विकल्प होता है? बॉक्साइट। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, जो देश के कुल बॉक्साइट उत्पादन में लगभग आधे से अधिक का, यानी 50% से अधिक का योगदान देता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। अगर हम बात करें कालाहांडी का, तो कालाहांडी जो है ये जो है कालाहांडी और कोरापुट जिले जो है उड़ीसा के प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है, कालाहांडी का नियमगिरी पहाड़ी क्षेत्र उच्च गुणवत्ता वाले बॉक्साइट भंडार के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है, और वेदांता, ठीक है, कंपनियां जैसी कंपनियों के खनन विवादों के कारण भी चर्चा में रहा है ये। ठीक है, चलो ये देखो, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीनियर जो है सेशंस ऑफ द मुस्लिम लीग डिड एम जिन्ना प्रेजेंट हिज 14 पॉइंट प्रपोजल? 1927, 1928, 1929, 1930। ठीक है, देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका 1929, 1929। जी हाँ, मार्च 1929 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का अधिवेशन दिल्ली में आयोजित किया गया। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना प्रसिद्ध 14 सूत्रीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ठीक है, जिन्ना ने यह प्रस्ताव 1928 की नेहरू रिपोर्ट के कड़े विरोध और प्रतिक्रिया के रूप में तैयार किया था। क्योंकि उनका मानना था कि नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के राजनीतिक और धार्मिक अधिकारों की पर्याप्त गारंटी नहीं दी गई है। ठीक है, इस 14 सूत्रों में जिन्ना ने मुसलमानों की केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व, सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी और धार्मिक स्वतंत्रता की मांग को मजबूती से रखा था। ठीक है, चलो भाई आगे देखो, यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म और जो है स्टॉक एक्सचेंज सही सुमेलित हैं? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर स्टॉक एक्सचेंज एंड देयर नेम इज नॉट करेक्टली मैच, यानी सही सुमेलित नहीं है। ISE देखो यहाँ पर ये क्या स्टॉक एक्सचेंज और उनके नाम। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। अब आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो अगर इसमें देखें आप, तो जो सही विकल्प में तो वो है सी वाला, बेस स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया बताया गया है। नहीं, ये नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? BSE का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है। ठीक है, NSE का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये सही है। OTCI जो कि ओवर द काउंट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, ISE का इंटर कनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये हो गया। लेकिन क्या सही नहीं है इसमें? BSE का। चलो अब आप आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इन द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन कंसीडर टू हाईएस्ट? असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, बारदौली आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। देखो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा इस टाइप का आपको। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है नमक सत्याग्रह। ठीक है, साल्ट सत्याग्रह। ठीक है, अगर हम बात करें 1930 में महात्मा गांधी साहब ने के नेतृत्व में शुरू किए गए नमक सत्याग्रह में भारतीय महिलाओं ने अपने घरों के चौखट लांग करके अभूतपूर्व और सर्वाधिक संख्या में भाग लिया था। यह पहली बार था जब महिलाओं, चाहे वे शिक्षित शहरी महिलाएं हो या साधारण ग्रामीण महिलाएं हो, इतनी बड़ी संख्या में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर जो है पिकेटिंग यानी धरना की और नमक कानून तोड़ा। चलो आगे देखो भैया, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव द बॉडी ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 32 में कहता हूँ बार बार, अनुच्छेद 32 तो एकदम रट जाना चाहिए। ठीक है, आपको आपके एग्जाम में देखने को मिले। परमादेश, बी कमांड। ठीक है, प्रतिषेध यानी प्रोविजन टू बी सर्टिफाइड, अधिकार परीक्षा, देखिए को वारंटो बाई व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, आपको इसमें बताना है कौन एक सही सुमेलित नहीं है, यही आपको देखना है। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प भैया वो है प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन यानी टू बी सर्टिफाइड, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगर हम प्रतिषेध की बात करें यानी उसका मतलब होता है प्रोहिबिशन। अब प्रोहिबिशन का शाब्दिक और कानूनी अर्थ होता है रोकना। यह रिट किसी उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कार्य करने से रोकने के लिए जारी की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखिए भैया। चलो आगे देखो, यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन बी हाई कोर्ट इशू फॉर इंडिविजुअल लिबर्टी? देखो यहाँ पर फिर आ गया वो क्वेश्चन। देखो परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, आपको देखना है भैया, आंसर बताना है।
तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अनुच्छेद 32 ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ध्यान रखना इसको, ठीक है, खूब अच्छे से रट डाओ। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हाइबेस कार्पस, ठीक है। हाइबेस कार्पस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में के समक्ष प्रस्तुत करना। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जो कि व्यक्ति के स्वतंत्रता की रक्षा करने और किसी भी प्रकार की अवैध जो है हिरासत या गिरफ्तारी को रोकने के लिए यह रिट जारी की जाती है। यह रिट जारी की जाती है होती है तो हिरासत में लेने वाले अधिकारी को बंदी मतलब व्यक्ति को अदालत में पेश करना होता है। यदि अदालत को लगता है कि गिरफ्तारी का आधार गैर कानूनी है तो यह व्यक्ति तुरंत रिहा करने का आदेश दिया जाता है। आगे बढ़ो, आप यहाँ का देखिए, यहाँ पर किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य। हु सेड इंडिया इज अ क्वेसी फेडरल स्टेट। जो है यहाँ पर देखें, लॉर्ड ब्राइस, आइबर जेनिंग, एच.जे. लास्की, के.सी. फीलर। आंसर करो भाई। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका क्या, के.सी. फीलर। के.सी. फीलर साहब ने ये बात कही थी कि प्रख्यात विशिष्ट जो है संविधानविद और राजनीतिक विचारक के.सी. फीलर ने कहा कि भारतीय संविधान का गहन विश्लेषण करते हुए यह एक अर्ध संघात्मक का उसको माना है, ठीक है। उनका मानना था कि भारतीय संविधान का स्वरूप पूर्ण संघीय नहीं है जैसे अमेरिका का है, क्योंकि इसमें एक मजबूत केंद्र की ओर स्पष्ट झुकाव है, जैसे एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, ठीक है। और के.सी. व्हीलर ने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया कि भारत एक ऐसा एकात्मक राज्य है जिसमें कुछ संघीय विशेषताएं हैं, ना कि संघीय राज्य, इसमें एकात्मक विशेषताएं भी हैं। चलो ये देखो भैया, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात, बहुत बार हमने देखा, क्या नाम है, देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोटोरियस फॉर चेंजिंग द इट्स कार्स। और इसको जो है क्या कहा जाता है, बिहार का शोक भी कहा जाता है। कौन है भैया, देखें यहाँ पर 4 विकल्पों में से सही है कोसी। कोसी 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 नदी को नेपाल में मतलब कोसी नदी जो नेपाल में हिमालय से निकल उत्तर बिहार में बहती है, अत्यधिक अप्रत्याशित और भयंकर मार्ग प्रदर्शित करती है, पूरे भारत में कुख्यात है। बारिश के मौसम में कोसी नदी परिवर्तनों में उतरते समय अपने साथ भारी मात्रा में गाद मलबा लेकर आती है। यह जो है मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है तो गाद जमा होने के कारण इसका प्राकृतिक मार्ग जो है अवरुद्ध हो जाता है, जिससे नदी रास्ता अपना बदल लेती है और मार्ग बदलने के लिए इसको बिहार के जो है शोक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। देखो यहाँ पर भाई आंसर आपको करना है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी, ठीक है, भाखड़ा नंगल बांध, गंगा नदी, उकाई बांध, ताप्ती नदी, और पोंग बांध, ब्यास बेट। तो आपको बताना भाई कौन सा एक ऐसी नदी है जो सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है भैया वो है आपका ये वाला आंसर। कौन, ये वाला आपका आंसर सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो भाखड़ा नांगल बांध जो है वो कहाँ पर है, वो सतलज नदी पर है, ठीक है। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ये किस पर है भैया, सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध जो है ये सतलज नदी पर है। ये आपका इस तरीके से सही हो जाएगा, बाकी तीनों अपना सही विकल्प है। यहाँ पर देखें, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। गैबन, गुयाना, गिनी, गिनी बिसाऊ। आंसर करो भाई। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका गुयाना। कहाँ पर, गुयाना। गुयाना ये जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है, बल्कि ये कहाँ है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में उत्तरी तट पर स्थित एक देश है जिसकी सीमाएं वेनेजुएला, ब्राजील और सूरीनाम से मिलती हैं, ठीक है। चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज नॉट फाउंड इन मेडिटेरियन फॉरेस्ट। सागौन, ओक, चेस्टनट, जैतून। आंसर करो भाई। देखें यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका सागौन। क्या है, सागौन, ठीक है, ये आपका सही विकल्प है। भूमध्य सागरीय वन मुख्य रूप से यूरोप के दक्षिणी भाग, उत्तरी अफ्रीका और कैलिफोर्निया जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ गर्म शुष्क गर्मियाँ और हल्की नम सर्दियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर सही विकल्प हुआ। आगे देखो अगला क्वेश्चन भैया, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट एंड अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट हाथी, जैव विविधता अधिनियम, वन्य संरक्षण अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर। देखो भाई इसमें ये कूट दिया है, कूट के माध्यम से आपको आंसर देना है। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका 3 4 1 2। 3 4 1 2 ये आपका सही विकल्प है। भारत में वन्य जीवों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए लागू किए गए इन प्रमुख अधिनियमों और परियोजनाओं का
सही कालक्रम की अगर हम बात करें तो वन्य जीव अभयारण्य में ये 3 नंबर यानी वन्य जीव संरक्षण यानी ये कब हुआ था 1972 में। ये हम लोगों ने जो जब फार्मिंग पर्यावरण पढ़ रहे थे बहुत अच्छे से इसको देखा, ठीक है। ये वन्य जीव संरक्षण ये कहाँ है 1972 में, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद चौथा प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था 1973 में आया था, ठीक है, इस तरीके से। अब उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो अगला आ जाएगा भैया प्रोजेक्ट हाथी। ये कब हुआ था? प्रोजेक्ट हाथी आया था 1992 में, ठीक है, 1992 में। एक एक आपसे पूछा जा सकता है अलग अलग से। और उसके बाद जैव विविधता अधिनियम ये आया था 2002 में, ठीक है। तो आप इनको इस तरीके से मिलान कर सकते हैं। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इन इज धूपगढ़ पीक लोकेटेड? सतपुड़ा पहाड़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। आपको बताना है, आंसर करना भाई, कमेंट में लिखते जाया करो आप लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलो आगे देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कांच परावैंगनी किरणों को रोकता है? विच टाइप ऑफ ग्लास कैन ब्लॉक अल्ट्रा वायलेट रेज? सोडा कांच, पायरेक्स कांच, आजेना कांच, क्रोक्स कांच, ठीक है। देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका क्रोक्स कांच। क्या है? क्रोक्स कांच। मेरे भाई बहुत सारी चीज़ें आपको पीडीएफ के माध्यम से डिटेल में दी जाएंगे, लेकिन अब चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए कुछ चीज़ें हमको जानबूझ करके छोड़नी ही पड़ती है, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखें। यहाँ पर जो सही विकल्प है सूर्य के प्रकाश से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से आंखों की सुरक्षा के लिए एक विशेष प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है जिसे क्रूक्स कांच कहा जाता है। चलो ये है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल सब्सटेंस इज आयरन प्रेजेंट? क्लोरोफिल, कोलेजन, केराटिन, मायोग्लोबिन। आंसर करना भैया। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका मायोग्लोबिन। क्या है? मायोग्लोबिन, ये है आपका सही विकल्प, ठीक है। इनमें जो है किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? तो मायोग्लोबिन में, ठीक है। मायोग्लोबिन एक अत्यंत महत्वपूर्ण लौह युक्त प्रोटीन है जो विशेष रूप से स्तनधारियों और मनुष्यों की कंकाल और हृदय की मांसपेशियों में यानी मसल्स में ऊतकों में मतलब मसल्स के ऊतकों में पाया जाता है, ठीक है। ये देखो बेसिक, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है? व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज बेसिक? देखिए प्रोसीजरल जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ए और बी दोनों, ना तो एक ना ही दो। आंसर करना है मेरे भाई सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है प्रोसीजरल। क्या है? प्रोसीजरल, ठीक है। कंप्यूटर विज्ञान में बेसिक यानी अगर हम बात करें एक ही बहुत ही लोकप्रिय पुरानी और उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है। बेसिक की अभिकल्पना जो है मतलब डिजाइन जो है विशेष रूप से कंप्यूटर प्रोसेसिंग के शुरुआती छात्रों और गैर वैज्ञानिकों को आसानी से कोड लिखना सिखाने के लिए किया गया है। तकनीकी संरचना के आधार पर बेसिक पूरी तरह से प्रोसेसिंग भाषा, जिसका अर्थ है यह प्रोग्राम को चलाने के लिए कोड की पंक्तियां, शर्तों और प्रक्रियात्मक कमांड के क्रमिक प्रवाह पर निर्भर करता है। आगे देखो भाई, भारतीय आयकर की प्रकृति क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन इनकम टैक्स? प्रतिगामी, प्रगतिशील, आनुपातिक, सभी के लिए स्थिर। तो देखो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा भैया वो होगा आपका प्रगतिशील। क्या है? प्रगतिशील, ये आपका सही विकल्प है। भारत का आयकर मतलब टैक्स, इनकम टैक्स प्रणाली जो है अर्थशास्त्र के भुगतान करने की क्षमता के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए इसे प्रकृति स्पष्ट रूप से प्रगतिशील है। प्रगतिशील कर प्रणाली का अर्थ जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है उस पर लगने वाले इनकम टैक्स जो है उसी अनुपात में बढ़ता चला जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत से निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज जनरली नॉट एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया? गेहूं, चावल, चीनी और दालें। इंपॉर्टेंट है और हमने बहुत बार इसको देखा है। तो सही विकल्प क्या है? दालें हैं, ठीक है। पल्स, ये यहाँ पर आप देख भी रहे हैं। अगर हम बात करें, भारत वैश्विक स्तर पर कृषि उत्पादक का एक बड़ा निर्यातक देश है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी मात्रा में चावल, खास करके बासमती, चीनी, गेहूं, मसालों का निर्यात करता है। हालांकि भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लगभग 25% वैश्विक उत्पादक है। फिर भी भारत सामान्यतः दालों का निर्यात नहीं करता है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। यहाँ की अधिकांश जो आबादी है वो शाकाहारी है और प्रोटीन के लिए दालों पर अत्यधिक निर्भर होती है, तो इसलिए ये बेचा नहीं जाता भैया। टी माल्थुसियन सिद्धांत प्रतिपादित किया जो संबंधित है। माल्थस प्रोपाउंडेड द माल्थुसियन थियरी व्हिच इज रिलेटेड? निर्धनता, जनसंख्या, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था। आंसर करो भाई। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है मित्र वो है जनसंख्या, यानी
पॉपुलेशन से संबंधित। बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट आप उत्तर प्रदेश इज द स्मॉलेस्ट इन टर्म ऑफ एरिया? हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, हापुड़। आंसर करना भैया, यूपी स्पेशल एग्जाम। आप यहाँ पर देखिए, जो सही विकल्प है वो है हापुड़। 4 हा एक साथ में है भैया, ध्यान रखना। भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कितने? 75 जिले हैं। भौगोलिक क्षेत्र की आधिकारिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है। हापुड़ जिले का कुल क्षेत्रफल 660 वर्ग, ये देखो 660 वर्ग, ठीक है, वर्ग कियम, ठीक है, यह है। और 28 सितंबर 2011 को गाजियाबाद जिले से अलग करके एक नए जिले के रूप में इसको स्थापित किया गया और शुरुआत में इसका नाम पंचशील नगर था। ये भी पूछा जा सकता है। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले की बात आए तो लखीमपुर खीरी है, जिसका विशाल क्षेत्रफल 7680 वर्ग किलोमीटर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन को देखा। उम्मीद करते हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कारगर साबित हो रहा होगा। और हाँ, अगर आप अभी तक आपने प्ले स्टोर से जो है एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया तो डाउनलोड करें, परचेज करें और इसको आप अपना इसका फ़ायदा उठाइए। नंबर है ये 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करें। कोई सुझाव हो कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।